हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इतिहास से संबंधित है और ख़ासकर गांधी जी से संबंधित जितना भी तथ्य है उनको मैं क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आइए देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा और देखिए। सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग गांधी जी का जो बेसिक परिचय है इनके बारे में जान लें। तो सबसे पहले जो हम सभी लोग को पता है, इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये बेसिक चीज़ है, सभी लोग को पता होगा। इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम जो था करमचंद गांधी था। ये लगभग हम सभी लोग को पता है। इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी थी और इनका विवाह 1883 ईस्वी में लगभग 14 साल की उम्र में हो गया था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। यहां से अब प्रश्न देखने को आप लोग को मिलेंगे। गांधी जी के 4 पुत्र का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। 2 लाल, हरिलाल, मनीलाल और 2 दास, रामदास, देवदास। इस तरह से आप याद कर लगेंगे। 2 लाल और 2 दास, हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एक इनसे संबंधित और तथ्य है जिनको कई बार देखने को मिलेगा। प्रश्न उठा लिया जाता है कि महात्मा गांधी के जो 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई है, जो 5वें पुत्र की उपाधि दी गई है, वो कौन थे? तो ये थे जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के काफ़ी करीबी थे, इनके बहुत नज़दीक रहते थे। और इनका जो है जमनालाल बजाज का जो उपनाम था, इनका जो उपाधि था, ये राय बहादुर की उपाधि इनको दिया गया था। थोड़ा सा आते हैं गांधी जी की जो शिक्षा था। ये 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा लंदन में उत्तीर्ण किया था। यहाँ से याद रखिएगा, 1891 में बैरिस्टर की एग्ज़ाम जो है लंदन में उत्तीर्ण किया और इस एग्ज़ाम को देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, ये जो है मुंबई आ गए वकालत करने के लिए। अगले साल, 1 साल के बाद 1892 ईस्वी में, देखिए एकदम क्रमबद्ध तरीके से मैं इसको अरेंज किया हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। 1891 ईस्वी में जब इन्होंने बैरिस्टर के एग्ज़ाम लंदन में उत्तीर्ण किए, उत्तीर्ण करने के बाद ये सबसे पहले मुंबई आए और वकालत करने मुंबई पहुंचे। 1892 ईस्वी, 1 साल बाद, ये दक्षिण अफ्रीका गए। अब यहाँ से इनका जो है महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका जब ये गए थे तो ये सेठ अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी थे। इनके मुकदमा के संदर्भ में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब यहाँ से प्रश्न आएगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो सबसे पहले कहाँ गए थे? तो सबसे पहले उन्होंने जो है नटाल बंदरगाह पर उतरे थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कहाँ उतरे थे? तो ये नाटाल बंदरगाह पे। जस्ट 1 साल बाद 1893 ईस्वी। यहाँ से अब आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 7 जून 1893, एक्यूरेट डेट याद रखिएगा, 7 जून 1893। गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करना पड़ा। डायरेक्ट यहाँ से आपको पूछ देगा कि गांधी जी को किस देश में रंग भेद का सामना करना पड़ा, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका खास कर रहा है, ये जो है इस डेट को गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इनके पास जो है ट्रेन की प्रथम श्रेणी के टिकट था। जब ये इस स्टेशन का नाम याद रखिएगा,
पीटर मारिटबर्ग स्टेशन का नाम यहाँ से पूछ लेगा, किस स्टेशन पर जो है गांधी जी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। ये स्टेशन का नाम है पीटर मारिटबर्ग। तो डरबन से जब ये प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो यही पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर इनको रंगभेद का सामना करना पड़ा, और जो है जितना भी गोरे थे, गोरे के द्वारा इनको कहा गया तृतीय श्रेणी में जाने के लिए। गांधी जी ने अपना टिकट दिखाए कि देखो मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का यानी प्रथम श्रेणी का टिकट है। तो उन लोगों ने नहीं माना और इस स्टेशन पर गांधी जी को जबरदस्ती जो है इनका सामान फेंक दिया और घसीट कर नीचे उतार दिया गया। तो ये रंगभेद का सामना करना पड़ा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अब इसके बाद गांधी जी जो है कुछ इस घटना से क्षुब्ध हुए और यहाँ से अपना कार्य दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ से सबसे पहले याद किया 1851, 92, 93 की घटना देख ली। 1894 में आते हैं। तो 1894 ईस्वी में इन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। यहां से याद रखिएगा, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और ईस्वी कब? 1894। उसके बाद 1903 आ जाते हैं। 1894 के बाद 1903 में इन्होंने जो है इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का शुरुआत किया। और ये जो पत्रिका था एक साप्ताहिक पत्रिका था। तो यहाँ से एक बार जो है दरोगा का, बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका की जो शुरुआत किया था किसने किया था? तो इन्होंने किया था गांधी जी। और कहाँ से? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। फिर जस्ट एक साल बाद 1904 ईस्वी में इन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया। और ये जो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया था ये किस जगह पर किए थे? तो जोहान्सबर्ग नामक एक स्थान था, वहां किए थे। और इस टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करने में एक जर्मन शिल्पकार था, उनका नाम था कॉलेनबाख। याद रखिएगा, कॉलेनबाख। तो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में। और इनकी स्थापना जो किया था किस जगह पे? जोहान्सबर्ग में। सहयोग किसने किया था? तो जर्मनी का एक शिल्पकार था कॉलेनबाख। यहां से एक और छूट रहा है 1904। तो 1904 में देख लेते हैं, इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। फिनिक्स आश्रम, तो याद रखिएगा, दो आश्रम, दो पुस्तक, एक नाटाल इंडियन कांग्रेस और दूसरा जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका, ये साप्ताहिक था। दो आश्रम, एक हो गया था फिनिक्स फॉर्म 1904 में, और जो है एक हो गया टॉल्स्टॉय फॉर्म, इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में। फिर आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में इनका अन्य कार्य था। और इस अन्य कार्य में देखते हैं तो इन्होंने जो है हिंद स्वराज एक गुजराती संस्करण प्रकाशित किए। उसके बाद फिनिक्स, दक्षिण अफ्रीका में ये फिनिक्स एक पत्रिका है। यहाँ 1904 में देखिए फिनिक्स फॉर्म है, फिनिक्स फॉर्म। और यहाँ जो है फिनिक्स पत्रिका है। तो ये फिनिक्स फॉर्म और फिनिक्स पत्रिका जो है दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद एक और कार्य है, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किए और स्वराज की व्याख्या किए। ये सारे काम जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अब आते हैं भारत में। गांधी जी का भारत आगमन होता है। तो भारत आगमन से संबंधित जो प्रश्न देखेंगे तो यहां से सबसे पहला प्रश्न आएगा, तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? यहां से आपको याद रखना पड़ेगा 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 इस दिन ये भारत वापस लौटे थे। और जिस दिन ये गांधी जी भारत लौटे थे, इस 9 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं और इस दिवस का नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। जिस दिन गांधी जी
भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो ये इनके लौटने की कहानी है। अब चूंकि इस दौरान हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 1914 से 1918 ये वो दौर है जब जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। तो इसी बीच में गांधी जी का आगमन होता है, और गांधी जी के आगमन के कारण 1915 ईस्वी में, क्योंकि अंग्रेज जो है भारतीयों को एक बात कहे थे कि अगर आप मुझे इस युद्ध में साथ देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं, तो मैं आप लोग को आजादी लौटा दूंगा, आप लोग को फ्री कर दूंगा। तो इस बात को लेकर गांधी जी जो है आने के बाद भारतीय लोगों को आर्मी में, सेना में भर्ती करने को प्रेरित करने लगे। कई लोगों को इन्होंने सेना में भर्ती भी की है, और इस भर्ती करने के कारण जो है गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा। तो यहां से भी याद रखिएगा, गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है। उसके बाद जो है जब सबसे पहले इन्होंने यहां आए, तो यहां आने के बाद, भारत में आने के बाद 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किया। तो आप यहां से याद रख सकते हैं, जब गांधी जी वापस लौटे तो सबसे पहले क्या स्थापित किया? तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम अहमदाबाद के करीब। अब चूंकि इस समय गांधी जी लौटकर आए हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये काफी चर्चित हुए थे भर्ती कराने वाले सर्जेंट के रूप में, इस कारण जो है ये काफी अभी देश में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने के कारण 1917 की एक और महत्वपूर्ण घटना याद रखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में, प्रश्न यहां से आएगा कि सबसे पहले गांधी जी ने है जो किस भारत आने के बाद किस आंदोलन की शुरुआत किया? तो इन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। अब थोड़ा सा चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह था क्या? तो उस समय बिहार और बंगाल में नीलहे द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, बंगाल मालिकों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित था। 3 कठिया व्यवस्था था क्या? तो ये किसी भी कोई भी जो किसान था उसको अपने कुल भूमि का, या 3/20 भाग जो होता था, कुल भूमि पर 3/20 भाग या 3 कट्ठा प्रति 20 की दर से उनको नील की खेती करना होता था। इस नील की खेती में किसानों को काफी घाटा हो रहा था, और ये शायद उन भूमि पर नील का उत्पादन किया जाता था जो सबसे उपजाऊ भूमि होता था। नील की खेती करने से खेती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थे, जिसके कारण ये किसान खेती करना नहीं चाहते थे। इनका स्थिति दयनीय था। इस समस्या को लेकर बिहार के एक किसान, चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल, 1916 में एक कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में आते हैं और यहां गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी से मिलने के बाद इनको चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधी जी चंपारण आते हैं और इस ये जो व्यवस्था थी, 3 कठिया व्यवस्था थी, इसके खिलाफ लड़ाई भी किए, किसानों का साथ दिए, और अंततः जो है इन आंदोलन में, इन सत्याग्रह में गांधी जी की जीत होती है, बिहारियों की, यहाँ के किसानों की जीत होती है। और इस जीत के कारण अब गांधी जी का जो मनोबल था और बढ़ गया, लोगों का उत्साह और बढ़ गया, और लोग इनका साथ देने लगे। इसी क्रम में जस्ट 1 साल बाद 1918 में, तो गांधी जी का पहला भारत में सफल सत्याग्रह 1917 चंपारण, याद रखिएगा। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1918, इसमें
दो घटना याद रखिएगा, खास करके ये 3 1917 की चंपारण, यहाँ 2 में पढ़ाऊंगा, 2 बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 मार्च 1918, 14 मार्च 1918 ये था अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल हड़ताल, मिल मजदूर हड़ताल। पहली बार गांधी जी जो है यहाँ मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किए थे, तो याद रखिएगा पहली बार गांधी जी ने कहा भूख हड़ताल का आयोजन किया था, तो अहमदाबाद में। तो ये था क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं, याद रखिएगा यहाँ से आपको जो है सजाने के लिए क्रम में दे देगा। तो पहले अहमदाबाद, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा यहाँ मिलेगा आपको खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। पहले अहमदाबाद और फिर खेरा, ये 22 मार्च और ये 14 मार्च। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल था क्या। तो पूना में, सॉरी अहमदाबाद में एक प्लेग फैला था, या उसमें कहे तो उस समय एक जो है ना मिल के मजदूरों मालिकों के द्वारा मजदूरों को आश्वासन दिया गया कि आप यदि मिल में रुककर इस समय अगर काम करते हैं तो आपको 50% बोनस दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस कारण से रुक गए कि चलो अगर इस कंडीशन में काम करते हैं तो हमको वेतन या मजदूरी थोड़ा अच्छा सा मिलेगा। लेकिन ज्यों ही प्लेग खत्म हुआ था, तो उस खत्म होने के कारण जो फैक्ट्री के मालिक थे वो इनको बोनस देने से मना कर दिया था। और जब बोनस देने से मना किया था तो ये सभी जो मजदूर थे ये हड़ताल पे उतर गए, मजदूरों मालिकों के खिलाफ नारेबाजी करने शुरू कर दिए। उसी दौरान सभी मजदूरों को पता चला कि गांधी जी जो है अभी चर्चित हैं। इन्होंने अपने समस्या को लेकर गांधी जी के सामने गए, और गांधी जी है जो है इनके समस्या के लिए यहाँ आए अहमदाबाद, और इनको जो है ये जो है मजदूर जो है ये अपना, थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं, मजदूर जो है 50% बोनस को लेकर आए हुए थे, और यही जो है ये जो मालिक थे ये 20% बोनस देने को तैयार थे। तो गांधी जी जो है ना जो है मजदूर का पूर्ण रूप से समर्थन किया और ना ही मालिक के, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। और दोनों के बीच का रास्ता क्या था, तो 15% इधर से माइनस कर दिया और 15% इधर से प्लस कर दिया, और दोनों के बीच का रास्ता 35% करार दिया। अब यहां पर मजदूरों को गांधी जी ने निर्देश दिए कि आप जो है अहिंसक तरीके से हड़ताल करें और 35% मांग को लेकर आप यहां हड़ताल करें। अंततः जो है यहां भी मालिक मानने को तैयार हो गए और 35% जो है बोनस इनको देने पर राजी हो गए। यहां भी गांधी जी की जीत हुई। उसके बाद 22 मार्च 1918 को यह था खेरा आंदोलन। यह आंदोलन क्या था कि इस समय जो है दुर्भिक्ष या अकाल के कारण जो फसल था, फसल बर्बाद हो गया था, फसल उत्पादन सही से हुआ नहीं था, और उत्पादन नहीं होने के कारण इनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो मालिक थे, लगान वसूलने वाले थे, इनको लगान माफी नहीं कर रहे थे। तो लगान माफी के खिलाफ, यहां से याद रखिएगा अगर प्रश्न उठाया जाए कि 1918 में जो खेरा में आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ का मुख्य कारण था लगान वसूली, अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली को लेकर आंदोलन हुआ था। अंततः यहाँ भी जो है गांधी जी की जीत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं आने के बाद 3 प्रमुख आंदोलन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, यहाँ भी गांधी जी की जीत, 1918 में 2, 14 मार्च 1918 अहमदाबाद, यहाँ भी गांधी जी की जीत, और 22 मार्च 1918 ये हो गया खेरा में लगान वृद्धि के खिलाफ, और यहाँ भी गांधी जी के। अब इन तीनों आंदोलन के बाद, सत्याग्रह के बाद गांधी जी जो है काफी चर्चित हो गए, पूरे देश में इनको जानने लगा। अब जस्ट आते हैं 1918 के बाद 1920 में, 1920 की घटना को समझते हैं। तो 1920 में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने शुरू किए असहयोग आंदोलन।
अब ये असहयोग आंदोलन क्या था, इसको समझते हैं। ये असहयोग आंदोलन जो मुख्य रूप से हुआ था 1920 से 1922, 2 साल याद रखिएगा। स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920। ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का यहाँ से जो है किसी एग्जाम में जो है ना, यहाँ से कारण पूछ लिया जाएगा। यदि आप स्टेट पीसीएस को देते हैं तो यहाँ से आपको कारण पूछ देगा, ये असहयोग आंदोलन जो गांधी जी शुरू किए थे इसका क्या कारण थे। तो मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन शुरू करने के गांधी जी के 3 कारण थे। पहला कारण था कि 1919 में जो है एक खिलाफत आंदोलन चल गया था, जो तुर्की को सुल्तान को लेकर था। दूसरा था कि पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। और तीसरा कारण था खिलाफ स्वराज की प्राप्ति। तो ये 3 कारण, यहां से याद रखिए कितने कारण, 3 कारण। पहला खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था उसके बर्बर यानी अंग्रेजों के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा कारण क्या था, तो स्वराज की प्राप्ति। ये 3 कारणों को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। आइए देखते हैं, यह जो है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। यह आंदोलन काफी सफल हो रहा था। जो जुनून के साथ सभी भारतीय लोगों ने इस आंदोलन में साथ दे रहे थे, जब साथ दे रहे थे तो अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि गांधी जी जो है अब अंग्रेजों को परास्त कर देंगे। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो शुरू होने के कारण ये एक जुलूस निकाले थे, और ये जुलूस जो है शांतिपूर्वक अपना यात्रा कर रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे। तभी एक स्थान आता है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, और इस जगह का नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा। डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 1922। फिर से देखिए, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे, और इसमें जो है असहयोग आंदोलन जब जुलूस निकाले थे तो जुलूस शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को इस जुलूस को तोड़ने का काम किया, जुलूस को भंग करने का काम किया। और इसी स्थान पर यहाँ का जो थाना था, इस थाना के कुछ सिपाहियों के द्वारा इस जुलूस पर फायरिंग कर दिया गया। अब फायरिंग करने के कारण जुलूस भड़क गए, और भड़कने के कारण क्या किया कि जो थाना था उस थाना को चारों तरफ घेर लिया और घेर कर आग लगा दिया। जो कुछ सिपाही भाग रहे थे उस भागने के दौरान उनको पकड़कर मारा गया, या अंततः पकड़कर उनको भी उस आग के हवाले कर दिया गया। लगभग इस घटना में 22 थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मी की जान गई। ये था असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी समझ गए कि ये जो है हमारा जुलूस अभी असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, इनको समझाने की जरूरत है, इसको अभी बहुत कुछ सिखाना है, ट्रेन करना है, इसके बाद फिर हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस घटना के बाद यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, और इस घटना के बाद याद रखिएगा 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद कर दिया। तो यह था असहयोग आंदोलन। अब यहां से 1 साल बाद और आते हैं, 2 साल बाद 1924 में। तो 1924 से एक चीज याद रखेंगे, तो ये गांधी जी जो है बेलगांव कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यहां से आपको याद रखना है, गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और ये अध्यक्षता कब किए थे, 1924 में। कहा, बेलगांव, और ये बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। यहां से आपको याद रखना पड़ेगा, मात्र एक बार गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 में। कहा, बेलगांव कर्नाटक में। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1930 1930 का जो वर्ष है गांधी जी के स्वविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए चर्चित है। तो आइए देखते हैं स्वविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्वविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। अब इस आंदोलन में क्या था कि ये गांधी जी साबरमती आश्रम से चलकर
अपने साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के दांडी तक इनको पहुंचना था। ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं। कुल ये उन्होंने जो है अपने 78 अनुयायी के साथ चले थे, 24 दिन की यात्रा की। 24 दिन की यात्रा के बाद लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे। याद रखिएगा दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल को। चले कब थे? 12 मार्च 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे। कुल 24 दिन 250 किलोमीटर की यात्रा। जब ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तो 6 अप्रैल 1930 इन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को उल्लंघन किया। तो यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, गांधी जी ने स्वविनयवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से की? तो याद रखिएगा दांडी यात्रा से। स्वविनयवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। कहां से चले? साबरमती आश्रम से। कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। नमक का उल्लंघन कब किया? तो नमक आंदोलन का उल्लंघन जो किया था, नमक आंदोलन जो प्रारंभ किया था 6 अप्रैल को। यहां से याद रखिएगा 6 अप्रैल को। अब आते हैं अगला साल, जस्ट एक साल बाद 1930। 1930 में जब स्वविनयवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज को लग रहा था कि ये गांधी जी अब जो है ना काफी आगे निकल गए हैं, लोगों ने इनका काफी साथ दे रहा था, तो गांधी जी एक प्लान बनाए कि लोगों को इनका साथ तोड़वाना है, गांधी जी को हर हाल में रोकना है। तो यहां से याद रखिएगा इस रोकने के लिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, और यह समझौता जो है दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम। इस समझौता था क्या? इस समझौते के द्वारा जो है गांधी जी ने स्वविनयवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए, और स्थगित करने के बाद गांधी जी को बुलाया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यहां से 31 का एक चीज और याद रखना है कि 1931 ईस्वी में ही गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया। हरिजन सेवक संघ, यहां से आपको याद रखना ये सेवक संघ था। तो उस समय जो है जो कहें निम्न जाति के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा यातनाएं देखने को मिलता था। उनको जो है ना तो किसी के तालाब पे पानी पी सकते थे, ना ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति थी। तो हरिजन को उत्थान करने के लिए इन्होंने हरिजन सेवक संघ को स्थापित किया। इस संघ का काम क्या था? इस संघ का काम था कि हरिजन को हर एक तरह की सुविधाएं देना था, हरिजन के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना था, हरिजन को तकनीक संबंधी जानकारी देना था। ये सारे काम हरिजन सेवक संघ का था। 1931, याद रखिएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1931 ईस्वी। फिर आता है 1932 का साल। 1932 में देखते हैं तो 1932 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन जा रहे हैं। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन जा रहे हैं। कभी कभी यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि लंदन गांधी जी जिस जहाज से गए उस जहाज का नाम क्या था? इस जहाज का आप नाम याद रख सकते हैं, IS राजपुताना। IS राजपुताना। और लंदन में जिस जगह पर गांधी जी प्रवास किए थे, जहां रुके थे, उस जगह का नाम था किंग्से हॉल। ये भी याद रख सकते हैं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन पहुंचे तो किस जहाज से गए? IS राजपुताना। किस जगह पर रुके? तो लंदन के किंग्से हॉल में रुके थे। अब इस गोलमेज सम्मेलन में क्या था? सांप्रदायिक होने के कारण गांधी जी की बातों को अनसुना कर दिया गया, यानी ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा। जब गांधी जी को अनसुना किया गया तो वहां से गांधी जी को निराश वापस लौटना पड़ता है, और निराश होकर जब वो वापस लौटते हैं तो अब पुनः जो है स्वविनयवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने को सोचते हैं, और स्वविनयवज्ञा आंदोलन स्टार्ट भी करता है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं पुनः, यानी दूसरी बार या पुनः गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट किया? तो 4 जनवरी 1932 को। प्रथम बार 1930 में, द्वितीय बार तो 4 जनवरी 1932 को। लेकिन इस आंदोलन में अब पहले जैसा धार नहीं था, क्योंकि एक असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा हत्याकांड हो गया, उसके बाद रोकना पड़ा। दूसरी बार
कि गांधी जी जो है यहाँ गांधी इरविन समझौता के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाता है। इस कारण से बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और अब गांधी जी को साथ देने से हिचक रहे हैं। तो जिसके कारण ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो जाता है और इसी दौरान जो है जो प्रमुख नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी के दौरान जब जेल में ये गए तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब जेल में गए, इस जेल का नाम याद रखिएगा, एक यरवदा जेल। ये यरवदा जेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी को 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच एक पूना समझौता होता है। तो प्रश्न आपको यहां से याद रखना पड़ेगा, पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। किसके किसके बीच? तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। कहा? यरवदा जेल में। तो ये था 1932 का साल। अब आते हैं 1933 में। ये 1933 में क्या था? तो 1933 ईस्वी में गांधी जी जो है हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। देखिए 1931 में हरिजन सेवक संघ ये सारे काम कर रहे हैं हरिजन के उत्थान के लिए, हरिजन पर काफी बल दे रहे हैं। इन्होंने जो है जो निम्न जाति के लोग थे, जो पिछड़े जाति के लोग थे, इनको जो हरिजन नाम दिया था, याद रखिएगा। हरिजन नाम किसने दिया? तो गांधी जी ने। तो हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन क्या, एक साप्ताहिक पत्रिका था। इस पत्रिका का काम क्या था? तो इस पत्रिका में जो गांधी जी छापते थे, जो हरिजन थे उनको उनके लिए अलग जलाशय की व्यवस्था किया जाए, हरिजन के लिए अलग से उनको मतलब धार्मिक स्थानों में प्रवेश देने की अनुमति किया जाए। ये सारी बात हरिजन नामक पत्रिका में लिखा जाता था। याद रखिएगा 1933 में हरिजन पत्रिका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां से कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा। तो याद रखिएगा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक डेट याद रखते हैं, 15 अगस्त 1947। इस दिन भारत को आजादी मिली थी। और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आजादी के दिन गांधी जी कहां थे? तो जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो आजादी के दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन गांधी जी कहां थे? तो नोआखाली बंगाल में थे। अब याद रखते हैं 30 जनवरी 1948 अंतिम पॉइंट है। यहां से देखते हैं ये एक ऐसा दिन है जिस दिन दिल्ली के बिरला भवन, याद रखिएगा दिल्ली के बिरला भवन, 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन, एक व्यक्ति है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ये गांधी जी से असंतुष्ट रहते हैं और असंतुष्ट होकर इनको गोली मार देते हैं, यानी इनकी हत्या कर देते हैं। तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 कहां? दिल्ली के बिरला भवन, व्यक्ति नाथूराम गोडसे। इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। थोड़ा सा एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये है गांधी जी का आत्मकथा, और आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गांधी जी की आत्मकथा है। इनके अन्य पुस्तक का नाम है नवजीवन, गुजराती है, यंग इंडिया अंग्रेजी है, जैसे कि आप नाम से ही याद रख सकते हैं यंग इंडिया, अंग अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी, नवजीवन गुजराती है। और एक और प्रश्न आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि कभी कभी इनका प्रिय भजन पूछा जाता है, तो इनका प्रिय भजन मैं ऊपर में ही लिखा हूं। इसका जो ये प्रिय भजन है, वैष्णव जन को तेनु कहिए। तो ये थे गांधी जी से संबंधित सारे तथ्य। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां गलती नजर आया होगा आप उस गलती को कमेंट में बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उस गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूं।
और यदि आपको कोई टॉपिक जटिल लगता है, जिस टॉपिक पर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।